गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद चीन बांग्लादेश को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश से 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेगा। 22 लोगों की इस टीम में राजनेता, पत्रकार, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद शामिल हैं। ये लोग अगले 10 दिनों तक चीन में रहने वाले हैं। बीबीसी ने इस टीम के एक सदस्य के हवाले से इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और कहा है कि यह दल चीन के सरकारी अधिकारियों और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रतिनिधिमंडल उस वक्त चीन का दौरा कर रहा है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों को लेकर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया था। उसके बाद से वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बेगम खालिदा जिया की पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा है कि बीजिंग की तरफ से शुरू की गई ये एक सद्भावना यात्रा है। उन्होंने इस यात्रा को लेकर कहा कि अनोखा है, क्योंकि इस बार चीन ने बांग्लादेश में विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम में बीएनपी के कई नेताओं के साथ साथ इसके सहयोगी पार्टियों के कई नेता और पत्रकार भी शामिल हैं। छात्र आंदोलन के भी कई सदस्य टीम में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार है, जिसने भारत विरोधी रवैया अपना रखा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना पर मर्डर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश में उनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज किए गए हैं और देश ने भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने का आग्रह किया है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि विद्रोह के दौरान शेख हसीना की सरकार ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थी। यूएन रिपोर्ट में करीब 1400 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि अभी तक भारत ने यही संकेत दिए कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की संभावना काफ़ी कम है। शेख हसीना के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे। हालांकि दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के दौरान उन्होंने चीन के साथ भी संबंध को संतुलित करके रखा। लेकिन शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद चीन ने बांग्लादेशी नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें इस्लामिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, उनके साथ अपनी बातचीत काफ़ी बढ़ा दी है। पिछले साल के अंत में भी बांग्लादेश के नेताओं ने चीन का दौरा किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि देश में अभी राजनीतिक अस्थिरता है। वो पत्रकारों और शिक्षकों के जरिए बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर की खेती करने की फिराक में है। चीन और बांग्लादेश के बीच कारोबारी रिश्ता काफ़ी मजबूत है और दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 24 अरब डॉलर का है। बांग्लादेश की सेना भी हथियारों का आयात मुख्य तौर पर चीन से ही करती है। 70% से ज़्यादा गोला बारूद बांग्लादेश चीन से खरीदता है, जबकि चीन की तुलना में पिछले 6 महीनों में भारत और बांग्लादेश के नेताओं के बीच काफ़ी कम बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पिछले हफ्ते कहा था कि यह बांग्लादेश पर निर्भर करता है कि हमारे साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा भारत की आलोचना को बिल्कुल हास्यास्पद बताया था। ये दूसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश सेना के सेनाध्यक्ष जनरल वकर उज जमान ने सेना के जवानों को एकजुट रहने और आंतरिक मुद्दों को विवाद के बजाय चर्चा के जरिए से सुलझाने का आह्वान किया है। उन्होंने राजधानी ढाका के रावा क्लब में 2009 के क्रूर पिलखाना नरसंहार के शहीदों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जवानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। जनरल वेकर ने सशस्त्र बलों में आपस में मतभेद पैदा न करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें कोई समस्या या मुद्दा आता है तो हम उससे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, बिना किसी मकसद के इधर उधर भागने से सिर्फ नुकसान ही होगा। उन्होंने 25 फरवरी को बांग्लादेश के लिए गहरे दुख का दिन बताया। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2009 को बांग्लादेश में खूनी सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसे बांग्लादेश राइफल विद्रोह या पिलखाना त्रासदी या पिलखाना नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। 25 और 26 फरवरी 2009 को ढाका में बांग्लादेश राइफल्स की एक यूनिट ने विद्रोह किया था, जो एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य काम बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करना है। विद्रोही सैनिकों ने पिलखाना में बीडीआर हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और डायरेक्टर जनरल शकील अहमद के साथ साथ 56 अन्य सैन्य अधिकारियों और 17 नागरिकों की हत्या कर दी। विद्रोही सैनिकों ने आम नागरिकों पर गोलाबारी की और कई अधिकारियों और उनके परिवारों को बंधक बना लिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि कई लोगों ने भयावह तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मैंने खुद क्रूरता देखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अत्याचार सिर्फ बीडीआर के उस यूनिट के लोगों ने किया था, किसी सेना के जवान ने नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई अगर और लेकिन नहीं होना चाहिए। यदि आप इस पर सवाल उठाते हैं तो आप पिछले 16-17 वर्षों से चल रही न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का जोखिम उठाते हैं। दोषी व्यक्तियों को वह सज़ा मिली जिसके लिए वो जिम्मेदार थे। वहीं विद्रोह में भारी या राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने कहा, एक आयोग का काम यह निर्धारित करना है कि क्या कोई राजनीतिक नेता या विदेशी संस्था इसमें शामिल थी।
बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने रिपोर्ट की जानकारियों को आम लोगों के साथ शेयर करने का वादा भी किया है। आइए हम बात करें इसराइल और हमास के बीच हुए बंधक समझौता के बारे में। इसराइल और हमास के बीच हुआ बंधक समझौता टूटने के कगार पर है। फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने में इसराइल की देरी से उपजे संकट ने संघर्ष विराम और बंधक वार्ता के दूसरे चरण पर संदेह को बढ़ा दिया है। इस कारण इसराइल और हमास दोनों नए सिरे से युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। 35 दिनों के संघर्ष विराम ने हमास को अपनी बेहद कमज़ोर हो चुकी सेना को फिर से संगठित करने, 14 महीने की लड़ाई के दौरान बिखरे हुए यूनिट को फिर से बनाने और 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की तरह इसराइल पर फिर से नए हमले की तैयारी करने का बड़ा मौका दिया है। संघर्ष विराम के दौरान हजारों हमास लड़ाके वापस लौटने वाले नागरिकों के साथ मिलकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। ये सब नेता जारिम कॉरिडोर से इसराइल की वापसी के कारण हुआ है, जो समझौते का एक हिस्सा था। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की गाज़ा के उत्तर में वापसी हुई है। ये लोग मलबे में तब्दील हो चुके अपने घरों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमास के लड़ाके भी अपनी यूनिट को स्थापित कर फिर इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटे हैं। हमास के आतंकवादी हजारों लोगों के साथ मिलकर नई लाखों इकाइयों में फिर से शामिल हो गए हैं, जो लड़ाई के दौरान उत्तरी गाजा में बने रहे। हालांकि इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का आकलन है कि ये नई संरचनाएं युद्ध से पहले हमास की सैन्य क्षमताओं से कमज़ोर है। हमास के पुनर्गठन में संभवतः नए कमांडो की नियुक्ति, अनदेखी सुरंगों का उपयोग करना, अतिरिक्त भूमिगत संस्थानों का निर्माण, इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए पहले से रखे गए विस्फोटकों को हटाना और नए विस्फोटक जाल बनाना शामिल है। इजरायली सेना की निगरानी यूनिट ने गाज़ा में रॉकेट लॉन्चर और कैमरा इंस्टॉलेशन की पहचान की है। इससे हमास की सैन्य तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इन तैयारियों के बीच पिछले सप्ताह गाज़ा से कम 3 रॉकेट दागे गए। निगरानी ड्रोन भी लॉन्च किए गए। हालांकि ड्रोन के माध्यम से उपकरणों की तस्करी करने के इजरायली अरबों के प्रयासों को रोक दिया गया। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि हमास ने पिछले इजरायली ज़मीनी अभियानों से महत्वपूर्ण सबक सीखा है। उन्होंने कहा कि समूह ने पिछली लड़ाई के दौरान अपने पूरे 30,000 मजबूत बल को कभी भी तैनात नहीं किया, ये मानते हुए कि इसे हिजबुल्लाह या अन्य मोर्चों में से समर्थन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमास ने अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को फिर से बनाने के लिए नागरिक शासन का उपयोग किया है। युद्ध विराम अवधि के दौरान आतंकवादी समूह ने स्कूलों, सामाजिक सेवाओं सहित नगर पालिकाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण फिर से प्राप्त कर लिया है। हमास आतंकवादी ने इसराइल के साथ समझौतों के तहत प्रतिदिन गाज़ा में प्रवेश करने वाले सैकड़ों टन भोजन, ईंधन और पानी को जब्त करने के लिए चौकियां स्थापित की हैं और कार्यकर्ताओं के वेतन के वित्तपोषण के लिए टैक्स सिस्टम को फिर से शुरू किया है। आईडीएफ अधिकारियों ने कहा कि युद्ध विराम का हर दिन हमास के लड़ाकों को स्थानांतरित करने के आदेश जारी करने और पुनर्निर्माण में मदद करना है। बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जिन कंपनियों को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से ये कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। सोमवार को अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से कथित जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें से 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइट्स इंक, फ्लक्स मैरीटाइम LAP है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों को चिन्हित किया है और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए तथा ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाज़ों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिका की ओर से फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने के लिए उठाया गया है, जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। यह नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्तपोषण को रोक पाएगा। बात करते हैं हम चीन की। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए बैट कोरोना वायरस की पहचान की है, जिसे HKU5-CoV-2 नाम दिया गया है। यह वायरस मर्स कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है और इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। हालांकि शुरुआती शोध से संकेत मिलता है कि यह SARS-CoV-2 कोविड-19 वायरस जितना संक्रामक नहीं है। HKU5-CoV-2 की पहचान चीन के चमगादड़ों में हुई है। यह मर्स कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है,
लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी पशु से मानव संक्रमण क्षमता को समझने के लिए और शोध की जरूरत है। HKU5CoV-2 में प्यूरिन क्लीवेज साइट नामक एक विशेषता पाई गई है, जिसे यह ACE2 प्रोटीन के जरिए कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल SARS-CoV-2 ने भी किया था, जिसे कोविड-19 महामारी फैली थी। वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब व मानव कोशिकाओं मॉडलों पर प्रयोग किया, जिसमें यह सामने आया कि यह वायरस उन कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है जिनमें ACE2 प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि आंत और श्वसन तंत्र की कोशिकाएं। इस शोध का नेतृत्व चीन की प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट सी झेंगली ने किया, जिन्हें बैट वुमन के नाम से जाना जाता है। वे लंबे समय से चमगादड़ों से फैलने वाले कोरोना वायरस पर अध्ययन कर रही हैं। ये अध्ययन ग्वांगजू लेबोरेटरी, वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि HKU5CoV-2 की मानव कोशिकाओं से जुड़ने की क्षमता SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसका इंसानों में आसानी से फैलना संभव नहीं लगता। संक्रमण रोग विशेषज्ञ मिनीसोटा विश्वविद्यालय के माइकल ओस्टरहोम का कहना है कि इस वायरस को लेकर बड़ा चढ़ाकर चिंता जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में सार्स जैसे वायरस के खिलाफ कुछ हद तक प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है, जिससे इसकी महामारी बनने की संभावना कम हो जाती है। फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस से तुरंत खतरे की कोई आशंका नहीं है, लेकिन इस पर सतर्क निगरानी रखना आवश्यक होगा। 2019 में चीन के वुहान शहर में कोविड-19 के पहले मामले सामने आए थे, जो तेजी से पूरी दुनिया में फैल गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2020 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और मार्च 2020 में इसे महामारी करार दिया। फरवरी 2025 तक कोविड-19 से 70 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई, जिससे यह इतिहास की 5वीं सबसे घातक महामारी बन गई। हालांकि HKU5CoV-2 को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। फिर भी इस पर शोध जारी रहेगा ताकि भविष्य में किसी भी संभावित महामारी से बचाव किया जा सके। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.